जब भी पहले विश्व युद्ध की बात होती है ना, तो मन में क्या आता है? शायद यूरोप के वो कीचड़ से भरे ट्रेंच, है ना? लेकिन पता है, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। आज हम बात करेंगे उस कहानी के एक बहुत बड़े लेकिन अक्सर भुला दिए गए हिस्से की। वो हिस्सा है भारतीय सेना का। और इस बात को समझने के लिए ये कोटेशन बिल्कुल परफेक्ट है। ये किसी और का नहीं, बल्कि खुद भारतीय सेना के एक पूर्व कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकेनलेक का कहना है। मतलब वो साफ साफ कह रहे थे कि भारत का योगदान कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी, नहीं, वो जीत के लिए बिल्कुल जरूरी था। उसके बिना काम ही नहीं चलता। 13 लाख, जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 1.3 मिलियन लोग, इतने सारे लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप से अपनी मर्जी से वॉलंटियर के तौर पर इस जंग में हिस्सा लिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है। उस जमाने में ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा कमिटमेंट था। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब इतनी बड़ी सेना कहाँ से आई? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे, जंग शुरू होने से ठीक पहले के दौर में चलना होगा। देखिए, भारतीय सेना कोई रातों रात नहीं बनी थी। वो पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्सेस में से एक थी। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक रिजर्व थी। और जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश रेगुलर आर्मी और इंडियन आर्मी की ताकत लगभग बराबर थी, ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये साफ है कि ये कोई सपोर्टिंग रोल वाली छोटी मोटी फोर्स नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी जबरदस्त ताकत थी। अच्छा, तो भर्ती होती कैसे थी? इसका एक बहुत बड़ा आधार था अंग्रेजों का एक सिद्धांत, जिसे वो कहते थे मार्शल रेसेस थियरी। उनका मानना था कि भाई कुछ समुदाय जो हैं, जैसे पठान, पंजाबी, सिख, गोरखा, वो पैदाइशी लड़ाके होते हैं। अब देखिए, ये उस जमाने की जो औपनिवेशिक मतलब कॉलोनियल सोच थी, ये उसका सीधा सीधा नतीजा था। और इसी थ्योरी ने तय किया कि सेना में कौन लोग शामिल होंगे और सेना का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा। लेकिन अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इन सैनिकों को, जो ज्यादातर भारत की सरहदों पर लड़ने के आदी थे, उन्हें सीधा उठाकर भेज दिया गया वेस्टर्न फ्रंट पर, यूरोप में। और वो उनके लिए, सोचिए, एक बिल्कुल ही अलग, एक डरावनी दुनिया थी। यूरोप का जो इंडस्ट्रियल वॉरफेयर था, वो उनके तजुर्बे से बहुत बहुत ज्यादा अलग और कहीं ज्यादा बेरहम था। और इस अजनबीपन को दिखाने के लिए ये एक तस्वीरी काफी है। जरा इमेजिन कीजिए, लंदन की वो आइकॉनिक लाल डबल डेकर बसें, जिन पर स्कॉच विस्की और बेबी फूड के विज्ञापन लगे हैं, वही बसें भारतीय सैनिकों को यूप्रेस की जानलेवा खाइयों तक पहुंचा रही हैं। कितना अजीब है ना? एक ही फ्रेम में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। इससे पता चलता है कि वो सैनिक किस माहौल में पहुंच गए थे। देखिए, खारियों की जो अपनी दहशत थी, वो तो थी ही, पर उसके ऊपर और भी मुश्किलें थीं। सोचिए, आपको फ्रांस पहुंचते ही एक नई तरह की राइफल थमा दी जाती है। यूरोप की जमा देने वाली ठंड के लिए आपके पास ढंग के कपड़े तक नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपके नए अफसर हैं, उन्हें आपकी भाषा ही नहीं आती। अब ऐसे में एक यूनिट के तौर पर लड़ना, एक दूसरे से तालमेल बिठाना कितना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भारतीय सैनिकों की बहादुरी की कहानियां युद्ध के बिल्कुल शुरुआती दिनों से ही सामने आने लगीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सिपाही खुदादाद खान। उनकी कहानी सुनिए। वो पहले भारतीय बने जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला। क्यों? क्योंकि जब उनकी पूरी टीम शहीद हो गई, तो वो अकेले अपनी मशीन गन से तब तक दुश्मनों को रोके रहे जब तक कि और मदद नहीं आ गई। अकेले। कमाल की हिम्मत थी। तो अभी तक हम बात कर रहे थे फ्रांस की, वेस्टर्न फ्रंट की। लेकिन कहानी सिर्फ वहीं तक नहीं है। असल में भारतीय सेना का योगदान एक ग्लोबल कहानी है, जो दुनिया के कई कई कोनों तक फैली हुई थी। भारत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 अलग अलग एक्सपीडिशनरी फोर्सेस भेजी दुनिया भर में। फोर्स ए, जैसा हमने देखा, वेस्टर्न फ्रंट पर गई। फोर्स बी और सी को भेजा गया ईस्ट अफ्रीका। फोर्स डी गई मेसोपोटामिया। फोर्स ई और एफ मिस्र और स्वेस कैनाल के इलाके में। और फोर्स जी पहुंची गैलीपोली। मतलब ये जो डिप्लॉयमेंट का स्केल था ना, ये अनसुना था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और इन सब में से जो सबसे बड़ी तैनाती थी, वो हुई मेसोपोटामिया में, जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं। वहां करीब करीब 7 लाख भारतीय सैनिक लड़े। और ये सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं थी, ये अंग्रेजों के लिए एक बेहद जरूरी मिशन था। क्यों? क्योंकि उन्हें फारस की खाड़ी के तेल के कुओं पर कब्जा करना था। वो तेल जो उनकी नेवी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। तो एक तरफ मेसोपोटामिया के तपते रेगिस्तान थे, तो दूसरी तरफ गैलीपोली के जानलेवा पहाड़। यहां भी भारतीय सैनिक पहुंचे।
वहां की 29वीं इंडियन ब्रिगेड, जिसमें खास तौर पर गोरखा और सिख सैनिक थे, उन्होंने इतिहास के सबसे मुश्किल और खूनी कैंपेन में से एक में हिस्सा लिया। और फिर बात करते हैं ईस्ट अफ्रीका की। ये वो कैंपेन्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन वहाँ भी भारतीय सैनिकों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, खासकर टंगा की लड़ाई जैसी जगहों पर। तो सवाल ये है कि ये सेना अंदर से कैसी थी, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या था। देखिए, ये सिर्फ वर्दी पहने हुए सिपाही नहीं थे, ये भाषाओं का, अलग अलग कल्चर और परंपराओं का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक पेचीदा ताना बाना था। ये कोटेशन देखिए, गैलीपोली के उस अजीब से लैंडस्केप को देखकर एक ब्रिटिश जनरल ने लिखा, समझ ही नहीं आता कि ये पहाड़ियां जहां हैं वहां क्यों हैं। मतलब जब एक जनरल कंफ्यूज्ड है तो सोचिए उन आम सैनिकों का क्या हाल होगा, जिनमें से कई ने तो शायद इससे पहले अपना गांव भी नहीं छोड़ा था। उनके लिए ये जगह कितनी एलियन, कितनी डरावनी होंगी। तो इतनी सारी भाषाओं और कल्चर वाले फोर्स को चलाया कैसे जाता था? इसकी चाबी थे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, यानी जेसीओज। ये वो तजुर्बेकार भारतीय ऑफिसर थे जो अंग्रेज कमांडरों और भारतीय सिपाहियों के बीच एक पुल का काम करते थे। असल में देखा जाए तो जेसीओज ही वो गोंद थे जो इस पूरी विशाल सेना को एक साथ जोड़कर रखते थे। लेकिन इस पूरी कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू भी है, और वो है कीमत। इस ग्लोबल वॉर में जो कुर्बानियां दी गईं, उनकी कीमत। ये आंकड़े सब कुछ बयां कर देते हैं। 13 लाख वॉलंटियर्स में से 74,000 से ज़्यादा सैनिक कभी घर वापस नहीं आए। ये एक बहुत बहुत बड़ी मानवीय कीमत थी, और ये कीमत चुकाई गई एक ऐसे साम्राज्य के लिए जो आखिरकार उनका अपना नहीं था। आज भी जब हम नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने खड़े होते हैं तो वो हमें इन्हीं सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है। ये सिर्फ पत्थर का एक ढांचा नहीं है, ये एक ताकतवर रिमाइंडर है, एक याद है कि इन सैनिकों की कहानियों को कभी भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर रुक जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी, एक ऐसी सेना जिसके बिना शायद जंग का नतीजा कुछ और होता, आखिर क्यों और कैसे उसकी कहानी को इतिहास से काफ़ी हद तक मिटा दिया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास के बारे में, यादों के बारे में और साम्राज्य की पेचीदगियों के बारे में।